हाँ दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल ऑल। तो आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आप सबने अपने बुक में पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, लेकिन आज जो आप पढ़ने वाले हैं, जो उसके बारे में समझने वाले हैं, बाकी सब चीज़ों से वो हटके होने वाला है। बहुत ही खास गार है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये पहले लेसन, पॉलिटी के पहले लेसन की रीढ़ की हड्डी है, ये मानिए आप। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, और वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं हर साल, कैसे बदल बदल के कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ सकता है आपसे आगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बेल्जियम तथा श्रीलंका सरकार ने जातीय संघर्ष को किस प्रकार सुलझाया? दोनों में मतलब क्या अंतर रहे? बेल्जियम में संघवाद से क्या आशय है? बेल्जियम की शासन व्यवस्था कैसी थी? बेल्जियम की शासन प्रणाली में 4 बदलाव कौन से थे? विस्तृत चर्चा कीजिए। मतलब आपसे कैसे क्वेश्चन चेंज करके बदल कर पूछ रहा है आज के समय में, वो सारे प्रकार आपके सामने मैंने बिल्कुल रख दिए हैं। बेल्जियम और श्रीलंका के शासन प्रणाली में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैप में। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है डच। क्या है? डच। और ये क्या है आपका? तो ये आपका है फ्रेंच। क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो ये आपका है फ्रेंच। देखिए ये आपका फ्रेंच। अब डच की जनसंख्या ज्यादा है, कितना है? 59%। इनकी जनसंख्या कितनी है? इनकी है 40%। 1% जो बचता है वो कौन है? वो है जर्मनी। कौन है? जर्मनी। कितना है? 1% जनसंख्या है। अब ऐसे देश में जहां बहुसंख्यक में डच है और अल्पसंख्यक में आपकी जर्मनी है, फ्रेंच खाली 40% है, अगर वहां पर बहुसंख्यकवाद आ जाए तो क्या लगता है यहाँ की जनता परेशान हो जाएगी कि नहीं परेशान हो जाएगी? कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है कि बहुसंख्यक में क्या होता है। हमेशा उसी की चलती है जिसकी संख्या ज्यादा होती। जैसे आपके गांव में कोई मुस्लिम 2 ही घर है और पता चले हिंदू 30 घर है, तो 30 घर हिंदू मुस्लिम के दोनों घरों को क्या करेगा? दबा के रखेगा। वहां बहुसंख्यकवाद उत्पन्न हो जाएगा। या कोई गांव ऐसा है कि हिंदू खाली एक ही 2 घर है और मुस्लिम भरा पड़ा है 30-40 घर, तो हिंदू जो 2 घर है वो उसके बहुसंख्यकवाद से परेशान हो जाएगा। बहुसंख्यक मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक हो, और बहुसंख्यकवाद मतलब होता है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर जिसकी संख्या ज्यादा है, जब वो उसे परेशान करने लगे, उसके साथ व्यवहार जैसा करने लगे, वो व्यवहार ही बहुसंख्यकवाद कहलाता है। दोनों बात समझ गए कि बहुसंख्यक मतलब सिर्फ उनकी संख्या, बहुसंख्यकवाद मतलब क्या होता है? जब वो उसके तरीके से व्यवहार करने लगे, अपनी संख्या को लेकर बताने लगे कि तुम कैसे हो, या उनके साथ जो व्यवहार करते हैं वही वाद में जुड़ जाता है। बात समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब इसमें ये इन दोनों की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? इनकी राजधानी ब्रुसेल्स। तो इस ब्रुसेल्स में इनकी संख्या ज्यादा थी, यहां पर तो इनकी संख्या कम है, लेकिन इस राजधानी में फ्रेंच की संख्या क्या थी? अधिक थी, और जबकि इनकी संख्या खाली 20% ही थी। तो ऐसे में सत्ता सुलझाना काफी मुश्किल था, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही दिमाग से काम लिया। अच्छा, एक चीज आपको और याद रखना है कि जो डच है, इनका जो नाम था, इनका नाम डच भी था और इनका नाम फ्लेमिश भी था। क्या नाम था? फ्लेमिश। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें फ्लेमिश भी कहा जाता है। फ्रेंच को क्या कहा जाता है? तो बेलोनिया। बेलोनिया। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रेंच का दूसरा नाम क्या है या डच का दूसरा नाम क्या है। तो डच का दूसरा नाम फ्लेमिश, फ्रेंच का दूसरा नाम क्या है? तो नाम है बेलोनिया। दोनों बातें आपको याद हो गई। जर्मनी की संख्या कितनी है? केवल 1%। फ्रेंच की संख्या कितनी थी? केवल 40%।
डच की संख्या कितनी थी? केवल 59%। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी बाई मैप। अब चले हम आगे, ये पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। अब जो आगे है कि बेल्जियम की समझदारी कैसी थी, उसने श्रीलंका की तरह नहीं सोचा। अगर श्रीलंका की तरह सोचता, वहां भी काफी मुश्किलें पैदा हो जाती सरकार चलाने में। तो उसने सोचा, कैसा किया उसने कि बेल्जियम के नेताओं ने सभी देशों से हटकर अपनी समझदारी दिखाई। देखो कितनी अच्छी बातें लिखी है, किसी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ नोटेड पॉइंट है। और उन्होंने अपने संविधान में सन 1970 से 1993 के बीच 4 बार संशोधन किया। 1-2 बार नहीं, 4 बार संशोधन किया माय डियर स्टूडेंट। यह संशोधन उन्होंने इसलिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का अनुभव ना हो। बात समझ में आ गई? मतलब कोई इंसान ऐसा ना सोचे, यार मेरा इस देश में जन्म लेना लानत है मुझ पर, मुझे भारत में रहना चाहिए था, या चाइना में रहना चाहिए था, या ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए था, या कनाडा में रहना चाहिए था। वो ऐसा ना सोचे, वो ये सोचे यार मैं कितना भाग्यशाली हूं। वास्तव में जो काम बेल्जियम ने किया है अभी तक किसी देश ने नहीं किया है। आगे, और उन्हें ऐसा ना लगे कि सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोचती, लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। जो बदलाव बेल्जियम ने संविधान में किया या हुआ, ऐसा बदलाव अभी तक और कोई भी देश नहीं कर पाया है। सोचिए, लाइन लिखी हुई है कि जो बदलाव बेल्जियम ने कर दिया वो अभी तक और किसी देश ने नहीं किया। अब बदलाव क्या किया उसने, उस बदलाव के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले कड़ी में। तो अगली कड़ी जो है कि 4 बदलाव किए, उस 4 बदलाव में पहला बदलाव क्या था? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ये बात समझ में आ रही है कि जो केंद्र सरकार है, आखिर में पूरे देश में संख्या डच की ज्यादा थी, फ्रेंच की कम थी, लेकिन उन दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई कि भैया दोनों की संख्या समान रखनी है हमें, केंद्र में कोई कम ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है? तभी शासन सत्ता सही से चल पाएगी। अब देखो, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, मतलब दोनों भाषा बोलने वाले समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। मतलब शासन सत्ता तभी चल पाएगी जब दोनों लोगों की बातें रखी जाए, दोनों लोगों की बातें समझी जाए, सुनी जाए और फैसला किया जाए। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। मतलब होता है ना, एकात्मक में मेरी ही बात रखी जाएगी, जो हूं मैं ही हूं और कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि भैया भले ही मैं ज्यादा हूं तुम कम हो, लेकिन बात दोनों की सुनी जाएगी, समझी जाएगी, फिर वो देश में लागू होगा। अगर नहीं लागू करने लायक रहा तो नहीं लागू होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे बात करते हैं। राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई। अब जैसे क्या है, श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही है, उसी की चलती है, वही सब कुछ सोचता, वही नियम बनाता, वही कानून बनाता है, जो उसकी मर्जी वो करता है। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ कि भैया राज्य सरकार को भी शक्ति प्रदान की जाएगी ताकि वो क्या कर सके, वो निर्णय कर सके। इस संशोधन में केंद्र सरकार की कई शक्तियां क्षेत्रीय सरकार अर्थात राज्य सरकार को सौंप दी गई, ताकि राज्य अपने यहाँ अपने स्तर से काम कर सके। बात समझ में आ रही है? वो जैसा मन कहे वैसा वो कर सकता है अपने राज्य में, केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो ये दूसरा बदलाव था। अब तीसरा बदलाव, जो उसकी राजधानी थी ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग सरकार बनाई गई, क्योंकि वहां पता है 80% कौन थे? 80% थे फ्रेंच वाले, और जो डच वाले थे वो सिर्फ कितने थे? 20% थे। लेकिन फिर भी एक अलग सरकार बनाई गई, और जो सरकार बनाई गई बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों के समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। मतलब
भले ही 80% हैं और ये 20% हैं, लेकिन फिर भी दोनों लोगों को यहाँ बराबर हिस्सेदारी दी गई वहाँ की राजधानी में, ताकि सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। चाहता तो फ्रेंच वाला कह देता भैया मैं 80% हूँ, तुम्हें इसमें घुसने भी नहीं दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आगे समझिए बात को। जो चौथा बदलाव हुआ वो हुआ तीसरे स्तर की सामुदायिक सरकार बनाई गई। और ये जो सरकार थी वो क्या थी? इस सरकार को प्रत्येक भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं। मतलब कि चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, या और भी कोई भाषा ही बोलने वाला लोग हो, सब के सब इसको चुन सकते हैं। क्योंकि ये जो सरकार थी, डच, फ्रेंच और जर्मन इत्यादि ये लोग थे, इस सरकार को संस्कृत, शिक्षा और भाषा जैसे बिंदुओं पर फैसला लेने का अधिकार होता है। अब कोई भी देश समृद्ध कैसे होता है भैया? वहाँ की संस्कृति, वहाँ का शिक्षा और वहाँ का भाषा, अगर इन चीजों में बदलाव या परिवर्तन लेने का अधिकार, लाने का अधिकार अगर निचली स्तर को होता है तो बदलाव एक जबरदस्त बदलाव होता है, अन्यथा वो बदलाव एक तरफा हो जाता है। तो ये सोच उनकी रही और इस सोच के तहत उन्होंने काम किया और आगे उन सबको इसका फायदा भी हुआ। और इस प्रकार बेल्जियम ने अपनी समझदारी दिखाई और अपने देश में संघात्मक तरीके से लोगों को एकता के बंधन में बांध दिया। बात समझ में आई? मतलब उन्होंने कैसे काम किया। श्रीलंका की तरह नहीं सोचा कि सिर्फ और सिर्फ सिंहली लोग 74% लोग थे और वो मिलके दबा दिए बाकी सारे लोगों को। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि श्रीलंका ने जैसे तमिल को दबा दिया था, ये भी बाकी जर्मन और जो वहाँ फ्रेंच थे उनको दबा देते। नहीं, डच, फ्रेंच, जर्मन सब ने मिलके काम किया और वहाँ पर एक ऐसी सत्ता लेकर आई जो कि संघीय शासन व्यवस्था बन गई और बहुत ही जबरदस्त कानून वहाँ का बन गया, जिससे देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और चलेगा भी। ठीक है, तो आज की कहानी आप सबको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार जबरदस्त टॉपिक रहा आज का। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही तगड़े वीडियो के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस भविष्य पथ पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।